सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 6 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जाति का प्रश्न, आज का बदलता नैरेटिव, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राम पुनियानी ने। अतिथि संपादक, अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया। लेखक IIT मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित हैं। आज का हमारा विषय जाति का प्रश्न है। जाति, कवि की एक दोहा भी है, जात पात ना पूछो साधु की। जाति के मुद्दे ने हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। RSS नेताओं का यह दावा है कि अछूत जातियां विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के कारण अस्तित्व में आई और उसके पहले तक हिंदू धर्म में उनका कोई स्थान नहीं था। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। पिछले आम चुनाव में जाति जनगणना की एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी। इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि भाजपा ने इसकी खिलाफत की। जातीय जनगणना के संबंध में विपक्षी पार्टियां की सोच एकदम साफ और स्पष्ट है। जाति के मुद्दे ने हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति को मजबूत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती आई हैं और यह एहसास ज्योतिराव फूले और भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को था। इस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए उच्च जातियों के संगठनों ने भारत के अतीत का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और मनुस्मृति के मूल्य इन ताकतों के एजेंडे के मूल में थे। पिछले कुछ दशकों से RSS ने इस नैरेटिव को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। सभी जातियां बराबर हैं। संघ से जुड़े लेखकों ने विभिन्न जातियों पर कई किताबें लिखी, जिनमें यह कहा गया था कि अतीत में सभी जातियों का दर्जा बराबर था। RSS नेताओं का यह दावा है कि अछूत जातियां विदेशी आक्रामकताओं या आक्रांताओं के अत्याचारों के कारण अस्तित्व में आई और उसके पहले तक हिंदू धर्म में उनका कोई स्थान न था। संघ के कम से कम 3 नेताओं ने दलित, आदिवासी और अन्य समूहों को जन्म के लिए मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण को जिम्मेदार बताया। संघ के एक शीर्ष नेता भैयाजी जोशी के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी शूद्रों को अछूत नहीं बताया गया। मध्यकाल में इस्लामिक अत्याचारों के कारण अछूत दलितों की एक नई श्रेणी उभरी। जोशी ने लिखा है, हिंदुओं के स्वाभिमान को तोड़ने के लिए अरबी विदेशी हमलावरों, मुस्लिम राजाओं और गौमांस भक्षण करने वालों ने चंद्रवंशी क्षत्रियों को गायों को काटने, उनकी खाल उतारने और उनके कंकाल को किसी सूनी जगह फेंकने जैसे घिनौने काम करने पर मजबूर किया। इस तरह विदेशी हमलावरों ने चर्म कर्म करने के लिए एक नई नीति, एक नई जाति और बनाई। यह काम स्वाभिमान हिंदू कैदियों को सजा के रूप में दिया जाता था। इस सारे दुष्प्रचार का उद्देश्य है जाति को ऐसी सकारात्मक संस्था बताना जो हिंदू राष्ट्र की रक्षा करती आई है। जाति जनगणना की मांग के जोर पकड़ने की पृष्ठभूमि में RSS के मुखपत्र पाश्चजन्य ने 5 अगस्त 2024 के अपने अंक में हितेश सरकार का एक आलेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है ए नेताजी कौन जात हो। लेख में यह दावा किया गया है कि विदेशी आक्रांता जाति की दीवारों को तोड़ नहीं सके और इसी कारण वे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सके। जाति हिंदू समाज का एक मुख्य आधार है और उसी के कारण विदेशी हमलों के बाद भी देश सुरक्षित और मजबूत बना रहा। इस लेख में बम्बई के पूर्व बिशप लुई जॉर्ज मिलने की पुस्तक मिशन टू हिंदूज ए कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ मिशनरी मेथड्स से एक उदाहरण दिया गया। उदाहरण यह था, तो फिर वह जाति सामाजिक ढांचे का आवश्यकता हिस्सा है। आवश्यक है यह हिस्सा, आवश्यक हिस्सा, मगर फिर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह लाखों लोगों के लिए धर्म है। वह किसी व्यक्ति की प्रकृति और धर्म के बीच कड़ी का काम करती हैं। लेखक के अनुसार मिशनरी को जो चीज़ उस समय खल रही थी वही आज
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उखड़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी और लॉर्ड एओ ह्यूम की उत्तराधिकारी हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि आक्रांता जाति के किले को नहीं तोड़ सके, इसलिए उन्होंने मुसलमानों ने इज्जतदार जातियों को हाथ से मैला साफ करने के काम में लगाया, और यह भी कि उस काल से पहले हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का कहीं वर्णन नहीं मिला। लेख में कहा गया है कि मिशनरी समाज के पिछड़ेपन के लिए जाति प्रथा को दोषी मानती हैं और कांग्रेस को भी जाति एक कांटा नजर आती है। यह लेख झूठ का पुलिंदा है। पहली बात तो यह है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखी गई मनुस्मृति में जाति प्रथा की व्याख्या और उसकी ज़बरदस्त वकालत की गई है। यह पुस्तक देश में विदेशी आक्रांताओं के आने के सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। कई अन्य पवित्र हिंदू ग्रंथों में भी कहा गया है कि निम्न जातियों के लोगों को उच्च जातियों से दूर रहना चाहिए। यही सोच अछूत प्रथा और हाथ से मैला साफ करने की प्रथा दोनों की जननी है। पवित्रता और प्रदूषण से संबंधित सारे नियम और आचरण और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसी सोच पर आधारित है। नारद संहिता और वाजस्नेयी संहिता भी यही कहती हैं। नारद संहिता में अछूतों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, मानव मल साफ करना उनमें से एक है। वाजस्नेयी संहिता कहती है कि चांडाल गुलाम हैं जो मनुष्य का मैला साफ करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जाति प्रथा को ब्राह्मणवाद ने समाज पर लादा है। आरएसएस के मुख्य पत्र में प्रकाशित लेख जहां जाति प्रथा की तारीफों के पुलिंदा बांधता है, वहीं क्रांतिकारी दलित चिंतक और कार्यकर्ता उसे हिंदू समाज की सबसे बड़े बुराइयों में से एक मानते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश की बात कही थी। हिंदू राष्ट्रवादी अनुपातिक प्रतिनिधित्व और जाति जनगणना के पूरी तरह खिलाफ है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हस्तांतरित पूना पैक्ट से हुई और बाद में इसे संविधान का हिस्सा बनाया गया। इसके विरोध में अहमदाबाद में 1980 और फिर 1985 में दंगे हुए। सन 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद राम मंदिर आंदोलन अचानक अत्यंत आक्रामक हो गया। जहां तक कांग्रेस के ईस्ट इंडिया कंपनी और ह्यूम की विरासत के उत्तराधिकारी होने के आरोप का सवाल है, वह सफेद झूठ है। इस तरह के झूठ केवल वही लोग फैला सकते हैं जो स्वाधीनता आंदोलन से दूर रहें और आज भी भारत को एक बहुवादी और विरोधियों विविधताओं का सम्मान करने वाले देश के रूप में नहीं देखना चाहते। तिलक से लेकर गांधी तक के नेतृत्व में कांग्रेस ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी। ह्यूम इसी कांग्रेस का हिस्सा थे। ऐसे आरोप लगाया गया है कि ह्यूम ने कांग्रेस की परिकल्पना एक सेफ्टी बॉल्व के रूप में की थी, मगर गहराई से अध्ययन करने पर कांग्रेस के गठन की प्रक्रिया और उद्देश्य साफ हो जाते हैं। देश में उभरते हुए राष्ट्रवादी संगठनों जैसे मद्रास महाजन सभा संस्थापक पनापक्कम आनंद चेरलू, बम्बे एसोसिएशन संस्थापक जगन्नाथ शंकर सेठ और पूना सार्वजनिक सभा संस्थापक एमसी रानाडे एमजी को स्वतंत्रता की अपनी मांग को उठाने के लिए एक राजनीतिक मंच की ज़रूरत थी। उन्होंने कांग्रेस के आह्वान को स्वीकार किया और उसे एक ऐसा राष्ट्रीय मंच बनाया जो नए उभरते भारत की आकांक्षाओं को उठा सके। इसी शुरुआती मांगों में शामिल था आईसीएस की परीक्षा के लिए भारत में केंद्र बनाना। कांग्रेस ने जमींदारों पर नियंत्रण लगाने की मांग भी उठाई ताकि उनकी अधीनता में काम करे रहें, श्रमिक आज़ाद हो सके। और यह भी कहा गया है कि देश के औद्योगिकरण के लिए अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। आगे चलकर इसी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे भी बुलंद किए। जिस कांग्रेस पर पाश्चात्य ने निशाना साध रहा है, उसी ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और साथ ही सामाजिक न्याय, जिसके अंबेडकर पुरजोर समर्थक थे, के मुद्दे को भी उठाया। अंबेडकर जो भारतीय संविधान के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते थे और आरएसएस जो हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करती थी, के बीच में अंतर को भुलाया नहीं जा सका।
अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, जबकि आरएसएस इस पवित्र पुस्तक में प्रतिपादित जातिगत असमानता के मूल्यों का समर्थन किया। अंबेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था और आरएसएस ने इसी संविधान का खुलकर विरोध किया था और आज भी परोक्ष रूप से कर रहा है। राम पुनियानी, अतिथि संपादक। आज का हमारा विषय इस संबंध में है। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।